हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं CVS, जिसके अंदर पहला टॉपिक है ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक्स। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, वेस्कुलाइटिस, एन्यूरिज्म, कॉमन नॉन नियोप्लास्टिक डिसीजेस ऑफ वेन्स, कॉमन नॉन नियोप्लास्टिक डिसीजेस ऑफ लिम्फेटिक्स, वेस्कुलर एंड पेरीवेस्कुलर ट्यूमर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द नॉर्मल स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि आर्टरीज जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, लार्ज, मीडियम एंड आर्टीरियोल्स। आर्टरीज और आर्टीरियोल्स, लार्ज जो होती है वो इलास्टिक होती है, मीडियम जो होती है मस्कुलर होती है। मस्कुलर है क्योंकि इसमें मस्कुलर लेयर ज़्यादा होती है, थिक होती है। आर्टीरियोल्स जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। लार्ज का एग्जांपल है एओर्टा, कैरोटिड, पल्मोनरी, कॉमन इलियक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीडियम का एग्जांपल है जो कि ब्रांचेस होती है इलास्टिक आर्टरीज की, जिसकी लेयर जो है वो थिन होती है। आर्टीरियोल्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिटोरी होती है, थिनर लेयर कांट बी डिस्टिंग्विश्ड। इनकी जो सारी लेयर्स होती हैं बहुत थिन होती है, जिसको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जैसे कि एक लार्ज आर्टरी में कर सकते हैं जो हम नीचे देखने वाले हैं। इलास्टिक लेमाइना जो होता है वो वर्चुअली लॉस्ट, हमको दिखता नहीं है। ठीक है, अब ये इलास्टिक लेमाइना क्या है अभी मैं बताती हूँ आगे। जो हमारी नॉर्मल एक आर्टरी होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका इंटिमा जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाहर ट्यूनिका मीडिया। जैसे हमारी आर्टरी है तो सबसे अंदर ट्यूनिका इंटिमा, फिर बीच में ट्यूनिका मीडिया और फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, अब ट्यूनिका इंटिमा जो है इसके अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसके अंदर एंडोथीलियम, फिर उसके बाद में आती है सब एंडोथीलियम, देन कम्स और इंटरनल इलास्टिक लेमाइना। हमने अभी इलास्टिक लेमाइना की जो बात की थी, इलास्टिक लेमाइना 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल इलास्टिक लेमाइना, एक एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना। तो एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, दिस इज एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना। ठीक है, उसके बाद में ट्यूनिका इंटिमा हो गया। ट्यूनिका मीडिया जो है इसमें मेनली हमारे पास स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना आती है। उसके बाद में इंटरनल इलास्टिक लेमिना जो होती है वो यहाँ पे दिख रहा होगा पूरी कंटिन्यूस होती है, बट जो एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना होती है वो थोड़ी थोड़ी बीच में डिसकंटिन्यूस होती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया के अंदर हमको मिलते हैं वैसा वेसोरम। वैसा वेसोरम क्या है, नथिंग बट एन आर्टरी जो कि सप्लाई करती है एक दूसरी आर्टरी को, उसको हम बोलते हैं वैसा वेसोरम। ठीक है, अब जो आर्टरी है उसका ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलता है, तो जो इंटिमा है प्लस 1/3 ऑफ मीडिया, जो हमारी इंटिमा की लेयर है प्लस 1/3 ऑफ जो ट्यूनिका मीडिया है, उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन से होती है। जो आर्टरी है, आर्टरी के ल्यूमन के अंदर ब्लड है, तो इंटिमा और 1/3 ऑफ मीडिया जो है वो उसी ल्यूमन के ब्लड के डिफ्यूजन से सप्लाई हो जा रही है। उसके बाद जो आउटर 2/3 बचता है हमारी मीडिया का आउटर 2/3 और एडवेंटिशिया जो बचा है वो किससे सप्लाई होती है, वैसा वेसोरम से। वैसा वेसोरम अगेन एन आर्टरी सप्लाइंग टू दी आर्टरी। अब हम देखेंगे आगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इट्स अ जनरल टर्म फॉर थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारी जो आर्टरी की वॉल है वो थिकंड हो जाती है। अब आर्टरी के अंदर ल्यूमन है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर इसकी वॉल थिक हो जाएगी तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। तो उसकी वजह से अब जो हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देयर आर सम टाइप्स एंटिटीज़ इंक्लूडेड। सबसे पहले सेनाइल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सेनाइल का मतलब क्या होता है, ओल्ड एज, तो मतलब अगर एज ज़्यादा हो रही है तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। हाइपरटेंसिव आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, मोंकीबर्ग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ टर्म इंक्लूडेड अंडर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, सेनाइल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टरीज को अफेक्ट करता है क्योंकि क्या है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। हाइपरटेंसिव आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस लिखा है, मतलब ये आर्टीरियोल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, मोंकीबर्ग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो क्या होता है, इट्स अ मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस जो कि आर्टरीज को अफेक्ट कर रहा होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि आर्टरीज को अफेक्ट करता है। अभी हम आगे इसको डिटेल में देखने वाले हैं।
सबसे पहले देखेंगे सेनाइल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। इसके अंदर में सबसे पहले थिकनिंग हो जाती है किसकी, मीडिया एंड इंटिमा की। क्यों? ड्यू टू एजिंग। क्यों भैया, क्यों हो रही है एजिंग की वजह से? क्योंकि इंड्यूस होता है स्ट्रेस से और स्ट्रेन से जो कि वेसल वॉल पे लग रहा होता है। बहुत टाइम तक सेम काम कर रही है, स्ट्रेस तो है ही। उसके बाद में इसमें पैथोलॉजी क्या हो रही है, एक तो फाइब्रो इलास्टोसिस हो रहा है और दूसरा इलास्टिक रीडुप्लीकेशन हो रहा है। इसमें होता क्या है, फाइब्रो इलास्टोसिस नाम से पता चल रहा है। फाइब्रो यानी फाइब्रस और इलास्टोसिस फाइबर कौन सा, कोलाजन फाइबर। इलास्टोसिस यानी कौन सा, इलास्टिक टिश्यूज डिपोजिशन हो जाएगा। तो कहाँ पे होगा ये, मीडिया और इंटिमा जो हमारी लेयर है वहाँ पर इलास्टिक और कोलाजन जो है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हार्डनिंग कराएंगी वेसल वॉल की। इलास्टिक रीडुप्लीकेशन क्या हो रहा है, जो इंटरनल इलास्टिक लेमाइना है हमारी वो स्प्लिट हो जाएगी या फिर रीडुप्लीकेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको दो वेवी लेयर सीन होंगी। ठीक है, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना मैंने अभी आपको बताया था। ये जो इंटरनल इलास्टिक लेमाइना है ये या तो ये जो एक लेयर है ये ऐसे दो में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, या तो फिर इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब एक ही लेयर या तो दो में स्प्लिट हो गई या फिर एक के साथ में दूसरी भी आ गई, तो क्या होगा, थिकनिंग हो जाएगी ना वॉल की। अब इन दोनों चीज़ों से और सिनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से होगा क्या, हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से अगेन सेम चीज़, हमारा जो है वो वेसल को अफेक्ट करेगा हाइपरटेंशन, उसकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा। अब ये जो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट टाइप है हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। बेसिकली इसमें भी यही चीज़ होती है, आगे जाके सेम ही चीज़ बननी है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। अब हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या क्या होता है, हाइपरटेंशन हमारे पास में तीन टाइप का होता है, सिस्टमिक हो सकता है, पल्मोनरी हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। और जो हमारा हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो भी तीन फॉर्म्स में होता है। हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले होता है हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसके बाद होता है हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसके बाद होता है नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर में होता क्या, सबसे पहले इसका कॉज क्या है। कॉज ये या तो एजिंग की वजह से हो सकता है या फिर किसी पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है, जो कि लाइक बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस है अगर हाइपरटेंशन में तो उसकी वजह से हो सकता है, या माइक्रो एंजियोपैथीज जो होती हैं वो डायबिटीज़ में होती है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब इसमें होता क्या है, हाइलीन मटेरियल किसको बोलते हैं अपन, कोई भी डेड सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, WBCs हैं, वो जो डेड सेल्स इकट्ठे होते हैं हमारे, वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइलीन मेम्ब्रेन या हाइलीन मटेरियल। ठीक है, तो जो हमारी इंटिमा है ये है सबसे पहले हमारी जो हाइलीन मटेरियल जो है वो इंटिमा और मीडिया दोनों में डिपोजिशन होगा, तो ये एक मेम्ब्रेन की तरह बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम अब इसमें हाइलीन मटेरियल फॉर्म हो रहा है तो इसलिए इसका नाम हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हाइपरप्लास्टिक क्या होता है, मतलब हाइपरप्लेजिया हो रहा है हमारा वहाँ पे, हाइपरप्लेजिया यानी क्या, प्रोलिफरेशन। तो हमारी जो ये इंटिमा ये रही रेड वाली, उसके बाद में ये है मीडिया, और ये जो हाइपरप्लास्टिक है ये मेनली किसको अफेक्ट करती है, मीडिया को अफेक्ट करती है। मीडिया के अंदर क्या है हमारे पास, स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल जो है उनका हाइपरप्लेजिया होगा यानी उसका प्रोलिफरेशन हो जाएगा, तो स्मूथ मसल का अमाउंट बढ़ जाएगा। अमाउंट बढ़ जाएगा तो थिकनिंग ऑफ द वेसल वॉल बढ़ जाएगी, एंड अगेन द सेम थिंग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, एक तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा हो सकता है। अब इसमें माइक्रोस्कोपिकली हमको क्या दिखता है, अनियन स्किन लीजन दिखता है, जिसके अंदर अनियन स्किन मतलब क्या, कंसेंट्रिक लीजन्स दिखेंगे। यहाँ पे ये जो है ये प्रोलिफरेट हो जाएगी तो ऐसे 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 कंसेंट्रिक लीजन्स दिखेंगे, तो उसको बोलते हैं अनियन स्किन लीजन। म्यूसिनस इंटाइमल थिकनिंग दिख सकती है, जो इंटिमा है ये उसमें प्रोटियोग्लाइकन अगर डिपॉजिट हो गया तो उसमें फिर थिकनिंग हो सकती है। इट्स नॉट नॉर्मल, मतलब रेयरली होती है बट स्टिल हो सकती है। नेक्स्ट फाइब्रस इंटाइमल थिकनिंग हो सकती है, ये भी लेस कॉमन है। कोलाजन इलास्टिक फाइबर हाइलीन डिपोजिशन हो सकता है, किसमें, इंटिमा में। मेनली यहाँ पर जो प्रोलिफरेशन स्मूथ मसल हो रहा है वो किस में हो रही है, वो मीडिया में, क्योंकि स्मूथ मसल मीडिया में प्रेजेंट है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी इंटिमा में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। इसमें क्या है, आइटिस लगा हुआ है, इन्फ्लेमेशन है किसका, आर्टीरीज का।
आर्टीरियोल का। और नेक्रोटाइजिंग है, नेक्रोसिस मतलब डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारी इंटिमा है, ये हमारी मीडिया है। अब ये जो स्मूथ मसल थी ना, यहाँ पर आइटिस मतलब पहले बताया इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पर क्या होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी हमारे नन अदर देन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के हमने जितने भी टाइप पढ़े थे उसमें एक टाइप था फिब्रिनॉइड, जो कि सिर्फ वेसल वॉल में देखने को मिलता था, तो वो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो सकता है, न्यूट्रोफिल डिपोजिशन हो सकता है, स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन भी हो सकता है। यहाँ पे कॉजेस क्या हो सकते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। सम पार्ट में शो हाइलिन और हाइपरप्लास्टिक, सम में शो नेक्रोटाइजिंग और इट में सुपर इम्पोज टू बोथ। इस लाइन का मतलब क्या है, जो हमारा हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है उसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, हाइलीन, हाइपरप्लास्टिक और नेक्रोटाइजिंग। तो कुछ जो लीजन होंगे उसके अंदर में या तो हमारे पास सिर्फ हाइलीन चेंज दिख सकता है, या फिर सिर्फ हाइपरप्लास्टिक चेंज दिख सकता है, और कुछ में सिर्फ नेक्रोटाइजिंग दिख सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाइलीन हो गया पहले, देन हाइपरप्लास्टिक हो गया, देन उसके बाद नेक्रोटाइजिंग हो गया। तो नेक्रोटाइजिंग इट में सुपर इम्पोज टू बोथ, दोनों के बाद भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमारी वेसल वॉल है उसके पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हीमोडायनेमिक अब स्ट्रेस जो है वो 2 चीज़ों से आ सकता है, या तो हमारे पास अगर हाइपरटेंशन है तो ब्लड का फ्लो फास्ट हो रहा है तो हीमोडायनेमिक चेंजेस हो सकते हैं उसमें, या फिर डायबिटीज़ है तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, अब स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी वेसल वॉल की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लीकेज होगा किसका, प्लाज्मा कंपोनेंट्स का, जैसे एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फाइब्रिन, लिपिड्स, इन सब का जो लीकेज होगा वो लीकेज करने के बाद जाएंगे कहाँ, जहाँ पे लीजन बन रहा है, उस लीजन में जाके ये सारी चीज़ें डिपॉजिट होगी तो क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो हमने देखा था 3 चेंजेस होते हैं। सबसे पहला हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, तो हाइलीन वाले में ये क्या हो रहा है, परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से हाइलीन हो रहा है। और मैंने पहले बताया था हाइलीन मटेरियल क्या है, डेड एंड डेब्रीज फॉर्मेशन हो रहा है हमारी इम्यून सेल्स का। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, वहाँ पे फाइब्रिन हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हो सकता है और प्लाज्मा कंपोनेंट्स भी। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो है स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसका अमाउंट बढ़ सकता है, इसमें हम बोलेंगे हाइपरप्लास्टिक में मैंने बताया था प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा तो प्रोलिफरेशन होगा तो नंबर बढ़ जाएगा किसका, स्मूथ मसल्स का। नेक्स्ट जो है अगर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये तो स्टार्टिंग वाला हो गया, अगर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है तो उसमें सडन ग्रेट अगर एलिवेशन हो जाता है BP का, मैलिग्नेंट है तो हो सकता है, तो उससे क्या होगा, इंजरी हो जाएगी किसकी, वेसल वॉल की। तो वेसल वॉल की इंजरी हो जाएगी तो उसको बोलेंगे, इंजरी हो जाएगी तो कुछ तो मरेगा ना, तो नेक्रोटाइज हो जाएगा वहाँ पे, कुछ सेल्स नेक्रोसिस हो जाएगा उनका, तो नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। नेक्स्ट इज मॉन्केबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्लिनिकली, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जहाँ पर क्या हो रहा होता है, एज रिलेटेड चेंज है बेसिकली। तो कैल्सिफिकेशन होता है ऑफ मीडिया ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज का, इसमें इट्स अ एज रिलेटेड कंडीशन। पास 50 ईयर के बाद चांसेस है कि ये चीज़ होनी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें क्या होता है, मीडियल डीजनरेशन होता है, जो ट्यूनिका मीडिया होता है उसमें डीजनरेशन शो होता है, जिसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, जिसमें लिटिल और नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका मॉन्केबर्ग का। और क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल एज रिलेटेड चेंज हमने देखा, तो अगर एज रिलेटेड है तो हम इसका एज एस्टिमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब आर्टरीज को देख के बता सकते हैं कि बेसिकली पेशेंट की एज क्या है। उसके बाद जो है ये कुछ पैथोलॉजिक, मतलब हर बार फिजियोलॉजी नहीं होता, कुछ बार पैथोलॉजिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल सूडोजेंथोमा इलास्टिकम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पाइप स्टेम लाइक रिजिड हमारी जो ट्यूब्स हैं वैसा फॉर्म हो जाता है। क्यों होता है ये, क्योंकि नैरोइंग क्यों होता है ये, क्योंकि एज रिलेटेड चेंज है बेसिकली, तो उसमें पाइप स्टेम लाइक रिजिड ट्यूब्स बन जाती है हमारी आर्टरीज की, और विदाउट कॉजिंग नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन।
सबसे पहली बात, अगर हमको क्लिनिकल सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो किस वजह से दिख रहे हैं, क्योंकि ल्यूमन नैरो हुआ है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ल्यूमन ही नैरो नहीं हो रहा है। तो अगर ल्यूमन ही नैरो नहीं हो रहा है तो सिम्टम्स कैसे आएंगे, सिम्टम्स नहीं आएंगे तो हमको तो लगेगा भाई बंदा चंगा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, बस ऐसे याद रख लें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस पे, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के अंदर आता है, बट एथेरोस्क्लेरोसिस पे एक अलग से लॉन्ग आंसर आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जिसके अंदर में फाइब्रो फैटी प्लैक और एथेरोमा बिल्डअप होता है, जो कि थिकनिंग कराएगा और हार्डनिंग कराएगा। सेम चीज़ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो हमने देखा था, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी सेम चीज़ें होंगी। और हमको दिक्कत किससे है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन से, ठीक है। एथेरो का मतलब होता है पॉरेज, रेफर टू सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल इन सेंटर ऑफ एथेरोमा। एथेरोमा क्या होगा, एक प्लैक फॉर्मेशन होगा हमारे पास में, उसके अंदर में जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे लिपिड मटेरियल होगा जिसको हम एथेरो बोल रहे हैं। स्क्लेरोसिस मतलब क्या होगा, स्कारिंग हो जाएगी, जिसकी स्कारिंग क्यों होगी, जो हमारा जो प्लेक है उसके अंदर में कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम रेफर कर रहे हैं थ्रू स्कारिंग, ठीक है। तो एथेरो मीन्स पॉरेज, स्क्लेरोसिस मीन्स स्कारिंग। अब ये कॉमनेस्ट है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये कंडीशन कॉमनेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ द आर्टीरियल डिसीज़, ठीक है। हम पहले भी देख चुके हैं। मोस्ट कॉमनली ये किसको अफेक्ट करता है, एओर्टा को अफेक्ट करता है, कोरोनरी आर्टरीज़ को अफेक्ट करता है एंड सेरिब्रल आर्टरीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है मेजर क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम इश्कीमिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है जिसकी वजह से इश्कीमिया हो रहा है, इसकी वजह से क्लिनिकल सिंड्रोम जो हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं। हार्ट में क्या हो सकता है, हार्ट में एंजाइना हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन चीज़ है, हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन जो है उसके अंदर में ट्रांजिएंट सेरिब्रल इश्कीमिया हो सकता है। इश्कीमिया मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। सेरिब्रल इन्फार्क्ट हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है। पेरिफेरल आर्टरीज जो है उनमें क्या हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ हो सकती है, पीएडी यानी पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़। अब हम देखेंगे ईटियोलॉजी क्या है हमारे पास में एथेरोस्क्लेरोसिस की। ईटियोलॉजी यानी कॉज, तो कॉज में हमारे पास में रिस्क फैक्टर जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो मेजर रिस्क फैक्टर जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड द थर्ड वन इज़ माइनर रिस्क फैक्टर, ठीक है। अगर हम देखेंगे मेजर रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया जो है वो बहुत बड़ा कॉज है एक एथेरोस्क्लेरोसिस का, क्योंकि जो हाई एलडीएल होता है, वैसे हमको एलडीएल से प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल से, क्योंकि वो जाके मेन प्रॉब्लम खड़ी करता है। अगर एलडीएल हमारी बॉडी में ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, बट उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एलडीएल ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन होना ही होना है। तो हमारे पास में एलडीएल एक दिक्कत करने वाली चीज़ है, लो एचडीएल, क्योंकि एचडीएल जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है हमारे लिए, तो अगर उसका अमाउंट कम है तो वो भी डिसलिपिडीमिया कॉज कर रहा है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग, डाइट, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं मॉडिफाइबल है। क्यों, क्योंकि हम हमारी डाइटरी हैबिट्स को सुधार के लिए डिसलिपिडीमिया ठीक कर सकते हैं, हाइपरटेंशन भी ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज़ भी हम ठीक कर ही सकते हैं। स्मोकिंग, डाइट, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, मॉडिफाइबल है। उसके बाद में जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है हमारी एज कांट बी रिवर्टेड। सेक्स, जेनेटिक फैक्टर, रेशियल फैक्टर, जो हमारी रेसेस होती है, ठीक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट द थर्ड वन इज़ एमर्जिंग या माइनर रिस्क फैक्टर जो हैं वो कौन से होते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन हो सकता है। अब ये जो देखो यहाँ पर जो सेक्स है उसमें फीमेल्स जो होती हैं वो बेसिकली प्रोटेक्टेड होती हैं, वाई, ड्यू टू ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन होता है वो फीमेल का प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है। तो इसमें अगर बिफोर मेनोपॉजल हम देखें तो फीमेल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, तो वो देयर आर लेस चांसेस इन अ फीमेल ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस देन अ मेल, ठीक है। और इन्वायरमेंटल हो गया, ईस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, स्ट्रेसफुल बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है, इन्फेक्शियस बर्डन हो सकता है, बायोमार्कर फॉर रिस्क असेसमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस में एक
थियोरी है जिसको हमको पढ़ना है, विच इज़ रिस्पॉन्स टू इंजरी थियोरी। ठीक है, अब इसके अंदर में दो चीज़ें हैं। ये जो थियोरी है ये पहले किसी एक ने प्रपोज की, उसके बाद दूसरे ने मॉडिफाई की, बट हमको जो है यूज़ जो है लगभग दोनों का ही आता है। तो पहली जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स टू इंजरी थियोरी थी वो किसने दी थी? डिस्क्राइब बाय रॉस। उसने क्या बोला? उसने बोला एंडोथीलियल, सबसे पहले जो है एथेरोमा फॉर्मेशन अगर होना है तो सबसे पहले हमारी एंडोथीलियम में इंजरी होनी चाहिए, जो कि एक इनिशियल इवेंट होता है। उसके बाद में स्मूथ मसल सेल का प्रोलिफरेशन होता है। तो इनने बोला कि मेनली जो हमारी जो थियोरी है वो स्मूथ मसल के प्रोलिफरेशन पे फोकस कर रही है, कंसिस्ट ऑफ मेनली स्मूथ मसल। ठीक है, नेक्स्ट जब ये मॉडिफाई की गई तब उन्होंने बोला कि जो इसमें इनिशियल इवेंट है वो लाइपोप्रोटीन एंट्री होती है फ्रॉम इंटाइमा। इंटिमा जो है उससे लाइपोप्रोटीन की एंट्री होगी और उससे हमारा प्लैक फॉर्मेशन इनिशिएट होगा। उससे क्या होगा? लाइपोप्रोटीन की एंट्री होगी तो लिपिड का एक्यूमुलेशन होगा किस में? मैक्रोफेजिस में। और मैक्रोफेजिस में अगर एक्यूमुलेशन होगा तो वो एक एंटिटी फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं फोम सेल्स। ठीक है, और इसमें जो मॉडिफाई किया गया इसमें मेन पॉइंट बोला गया कि फॉर्म सेल जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं अर्ली लीजन में। और यहाँ पे क्या बताया था हमको कि एंडोथीलियल इंजरी जो होती है वो इनिशियल इवेंट होती है। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया अलग है, बट जो बोथ द थियरीज है असाइन रोल टू 4 की कॉम्पोनेंट्स। मतलब दोनों थियरीज है वो इन 4 चीज़ों को सपोर्ट करती हैं कि ये जो हैं वो इनिशिएशन, प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में रोल प्ले करते हैं। वो कौन से 4 कंपोनेंट हैं? वो है एंडोथीलियल इंजरी, मतलब मानते दोनों है कि एंडोथीलियल इंजरी होती है। पहले वाले ने बोला कि इनिशियल स्टेज है, दूसरे वाले ने बोला कि इनिशियल नहीं है, बट एक कंपोनेंट तो है। एंडोथीलियल इंजरी, इंटाइमल स्मूथ मसल सेल का प्रोलिफरेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्लिपिडीमिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंडोथीलियल इंजरी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। एंडोथीलियल डिसफंक्शन जो होता है उसमें इनिशिएट होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, उसकी वजह से सबसे पहले 2 मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि साथ में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से एंडोथीलियल इंजरी जो होती है सबसे पहला होता है हीमोडायनामिक स्ट्रेस, जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। हाइपरटेंशन क्या, वही ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है तो हीमोडायनामिक स्ट्रेस है वेसल पे। और साथ में क्रॉनिक डिस्लिपिडीमिया, ये तो हमारी जो मॉडिफाई थियरी है उसने तो सबसे पहला पॉइंट यही दिया है कि जो लिपिड है वो उसका डिस्लिपिडीमिया होगा, उसकी वजह से ही फोम सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक तो ये चीज़ हो सकती है हाइपरटेंशन, और ये हाइपरटेंशन क्रोनिक डिस्लिपिडीमिया, और वो फर्दर सपोर्ट हो सकती है किससे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथेरोमेटस प्लैक एट अ पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन और ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल। कहीं पे भी ब्रांचिंग हो रही है जैसे ब्लड वेसल की, तो उस पॉइंट पे क्या हो सकता है? प्लैक का जो फॉर्मेशन है वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो एंडोथीलियल इंजरी में क्या क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है, क्रॉनिक डिस्लिपिडीमिया, मतलब किसकी वजह से होता है? तो हाइपरटेंशन। तो एंडोथीलियल इंजरी किसकी वजह से होती है? हाइपरटेंशन, क्रॉनिक डिस्लिपिडीमिया की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट इज इंटाइमल स्मूथ मसल सेल फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? एंडोथीलियल इंजरी होगी। एंडोथीलियल इंजरी हुई तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी तो ट्रिगर होगा, उसकी वजह से क्या होगा? प्लेटलेट्स आएंगे वहाँ पे, एडेरेंस, एग्रीगेशन और रिलीज होगा किसका? प्लेटलेट का, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू एंड इन्फ्लेमेटरी सेल जो है उसका इन्फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पर, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो। और इंटाइमल स्मूथ मसल सेल जो है उनका प्रोलिफरेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसका प्रोडक्शन होगा बाय साइटोकाइंस। इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा रिलीज्ड बाय मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। मतलब जो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस हैं वो इन फैक्टर्स को रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा, जिसकी वजह से इन रिस्पॉन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है? एंडोथीलियल इंजरी जो हुई उससे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के थ्रू वहाँ पर आए, और साथ में T सेल्स भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। अब जो प्लाज्मा LDL था वो एंटर करता है इंटिमा में और अंडरगोज ऑक्सीडेशन। मैंने पहले बताया था कि LDL जो है वो हार्मफुल नहीं है, बट ऑक्सीडाइज्ड LDL इज़ वेरी हार्मफुल, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर फॉर एंडोथीलियम इट इज़ साइटोटॉक्सिक। जो ऑक्सीडाइज्ड LDL है वो क्या है? साइटोटॉक्सिक है। फिर जो लीजन होता है वो एनलार्ज होता है किससे? वहाँ पे फाइब्रिन का अटैचमेंट होता है, वहाँ पे